हाय एवरीवन, दिस इज शिवाली शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 5। ठीक है, तो आपको पता है जेके नायब तहसीलदार और आपको जेके हाई कोर्ट के लिए मैं ये मॉक सीरीज़ कंडक्ट करवा रही हूँ, जिसमें आज हम करने वाले हैं टोटल 25 एमसीक्यूज़। 2 सेक्शंस आपकी रहने वाली है करंट अफेयर्स, जो कि लास्ट 6 मंथ्स के होंगे, उसमें से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। देन आपके होंगे 10 एमसीक्यूज़ ऑन कंप्यूटर्स, जो कि मोस्टली आपके रिसेंटली जिस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न रह रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये एमसीक्यूज़ मैंने सेम वैसे लाए हैं। ठीक है, आई होप आप सभी इस क्लास के बाद अपने जो है परफॉर्मेंस को एनालाइज करके अपनी स्ट्रेटजी बना के और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करो। बाकी जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपकी ये जो मोटिवेशन है मेरे लिए एक बहुत अच्छा कारगर साबित होगी अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, सो दैट मैं आपकी डेली बेसिस पे इसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट वीडियोस की फॉर्म में प्लस पीडीएफ की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहने वाला है हमारा। इन मार्च 2025 विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड द P4 initiative to eradicate poverty by 2929? सो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, सिक्किम या फिर आंध्र प्रदेश। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया गया था ताकि किस तरह से ये एफर्ट्स करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेंगे, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को प्रमोट करेंगे, एजुकेशन और हेल्थ केयर को प्रमोट करके ये सारी की सारी जो पॉवर्टी में आता है ये चीज़ें, इनको प्रमोट करके इरेडिकेट कर देंगे 2029 तक। ठीक है, तो ये टोटल 4 ईयर्स का ये टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following countries has recently launched the Golden Visa? जल्दी से इसका भी आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। वियतनाम ने अभी रिसेंटली गोल्डन वीज़ा लॉन्च करा। इसके अलावा ओमान भी जो है ये भी आपका लॉन्च करने वाला है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करेंगे ये गोल्डन वीज़ा जो कि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये जो मॉडल है और सऊदी अरेबिया का मॉडल है। ठीक है, तो यूएई ने भी बहुत सारे गोल्डन वीज़ा स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी इंडियंस के लिए, जो कि यहाँ पे इसकी नॉमिनेशन होगी, फिर उनको गोल्डन वीज़ा दिया जाएगा। कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ भी होंगे, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी होंगे और कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं जिनको ये वीज़ा दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो वहाँ पे जाके उन एरियाज़ में जाएं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which city has recently been nominated by the government of India as UNESCO's Creative City of Gastronomy? ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, लखनऊ, सूरत, इंदौर या फिर उदयपुर। जल्दी से इसका भी आंसर बताएं। सो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। लखनऊ जो है, लखनऊ जो इसको जो है रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है। यानी कि लखनऊ में ऐसा क्या है, लखनऊ की जो अवधी क्यूजीन है और इसका क्यूलिनरी हेरिटेज है, जो कि ये सारी की सारी डिशेस जैसे कि कबाब होगी, बिरयानी होगी, तो ये क्या हाईलाइट करता है, इसके गैस्ट्रोनॉमिक ट्रेडिशंस को हाईलाइट करता है। तो अगर ये सिलेक्ट होता है, अभी तो जस्ट नॉमिनेट किया गया है, अगर ये सिलेक्ट होता है तो लखनऊ सेकंड इंडियन सिटी हो जाएगी जो कि क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के टाइटल को ये होल्ड करेगी। इससे पहले जो है हैदराबाद जो सिटी है, इसको ये टाइटल मिल चुका है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी, लेकिन अभी जस्ट ये नॉमिनेट हुई है। तो आप लोग अगर ये वीडियोस देखते हो, इसकी पीडीएफ्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। आप लोग ये चैनल को ज्वाइन कर लें, मैं कमेंट सेक्शन में ये लिंक डाल दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the time limit for appealing in the High Court under Waqf Act 2025? वक्फ एक्ट 1995 2025 के तहत कितनी लिमिट है?
तो ये है इसकी प्रेफर्ड लिमिट। जब से डेट ऑफ डिक्री या फिर ऑर्डर आता है उस डेट से 90 डेज तक आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट की, ठीक है। तो अगर आपको किसी दूसरे कोर्ट में करना हो तो फिर जो है 30 दिन का इसमें समय होता है जो कि आप अपील कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप इसके बारे में भी पढ़ के जाना। वक्फ एक्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको बन जाएं, ठीक है। तो सारा का सारा ये चीज़ें इसके बारे में पढ़ लेना। Which state has recently declared 2025 to 2035 as the decade of hydropower? जल्दी से इसका भी आंसर बताएं। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश ने ये डिक्लेयर किया है, इन सालों को 10 सालों को ये हाइड्रो पावर को ये अपना डिक्लेयर कर रहे हैं, ताकि ये जो है इनका ये टारगेट है 58,000 मेगावाट जो है ये पोटेंशियल रहता है, हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन्होंने ये टारगेट रखा है, इतना ये जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें मेगा हो गए, लार्ज और स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को ये प्रमोट करने वाले हैं और इसकी लिए इन्होंने एक पॉलिसी भी बनाई हुई है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करेंगे 19 गीगावाट के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, इनकी जो वर्थ, इनकी जो प्राइस होगी वो 2 लाख करोड़ जो इसमें इन्होंने तहत ये निश्चित करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, हु हैज वॉन द कलिंगा कप 2025? जल्दी से आंसर बताएं। बेंगलुरु एफसी, ओडिशा एफसी, गोवा एफसी या फिर जमशेदपुर एफसी? तो यहाँ पे बात करेंगे, ये आपका गोवा ने डिफीट किया है, किसको डिफीट किया है? जमशेदपुर को। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो जल्दी से ये भी आप लोग नोट कर ले अपनी कॉपी पे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। Which Foundation Day was celebrated by ISRO on 15th August 2025? जल्दी से इसके ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो। इसरो का 15 अगस्त 2025 को 56th फाउंडेशन डे जो है इसका था, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि इंडिपेंडेंस के टोटल 79th आपके जो हो चुके हैं, हमारे 79th इंडिपेंडेंस डे हो चुके हैं, लेकिन इसरो का ये आपका 56th एनिवर्सरी थी और ये हर साल 15 अगस्त को ये सेलिब्रेट होती है और ये 1969 को इसकी फाउंडेशन रखी गई थी और ये एक तरह से माइलस्टोन है हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम को लेके, यानी कि 50 ईयर्स तो कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has been declared as the first biodiversity heritage site of Gujarat recently? गुजरात की ये पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होगी। इसको कौन सी साइट है इसमें से डिक्लेयर किया गया है? गुनेरी आइलैंड मैनग्रोव्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जनवरी में इसको डिक्लेयर किया गया था और अगर हम बात करेंगे, ये एक तरह का रेयर इकोसिस्टम है जो कि किस पे टोटल लिमिटेड, किस पे है? ग्राउंड वाटर पे लिमिटेड है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी को ये सपोर्ट करता है, जिसमें बहुत सारे बर्ड्स होंगे, एनिमल स्पीशीज भी पाए जाते हैं और एक तरह का ये लास्ट है बचा हुआ हमारे इंडिया में इस तरह का ये मैनग्रोव। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहली ये डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है गुजरात की, गुनेरी आइलैंड मैनग्रोव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has recently become the chairman of 23rd Law Commission? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। दिनेश महेश्वरी ये बने हैं 23rd लॉ कमिश्नर ऑफ इंडिया। अप्रैल में इन्होंने ये चार्ज लिया था और ये 2027 तक ये पोस्ट में बने रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जस्टिस दिनेश महेश्वरी ये की रिटायर्ड जस्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी कुकरेल बी एस्टैब्लिश्ड? भोपाल, देहरादून, जयपुर या फिर लखनऊ?
तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही आंसर। कुकरेल फॉरेस्ट जो है लखनऊ के उत्तर प्रदेश में, इस यहाँ पे इंडिया का पहला नाइट सफारी बनने जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे किसको देके कौन सा इनका एक मॉडल रहा है, तो वो सिंगापुर का ये नाइट सफारी को देके ये एक प्रोजेक्ट बन रहा है इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स जब आएंगे तो उनको एक तरह से यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि नॉकटर्नल एनिमल्स होंगे उनको ऑब्जर्व करेंगे, किस तरह से वो अपना कामकाज करते हैं, किस तरह से रहते हैं, कामकाज तो क्या ही करेंगे, तो किस तरह से रहते हैं उनको पूरा से पूरा हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तरह का उनको कंट्रोल और नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिया की पहली नाइट सफारी होगी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द फर्स्ट ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स बी हेल्ड इन 2027? जितनी जल्दी आप लोग मेरी जो है चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मैं उतने ही तेज़ी से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है इंक्रीज़ करने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं 100 MCQs करवाती थी आपको पर क्लास। ठीक है, 50 MCQs तो मिनिमम होते ही थे, इससे ज़्यादा ही मैं डेली आपको मॉक टेस्ट में करवाती थी, लेकिन उस टाइम आप लोग सपोर्ट करते थे। लेकिन आजकल आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हुआ है, तो मैं भी इसी वजह से थोड़ा सा डिमोटिवेट हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो मैं भी जो है और ज़्यादा एफर्ट्स अपनी तरफ से डालने वाली हूँ। तो बात करेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर, रियाद सऊदी अरेबिया, यहाँ पे पहली ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स होंगी। कब होंगी? 2027 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which ministry has declared 2025 as the year of reforms? सो ऑप्शन नंबर ए होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको डिक्लेयर किया है। एक तरह से हम बोलेंगे कि जो डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइज करने का ये प्रोसेस था रहा है, इसकी वजह से इसको डिक्लेयर कर दिया है। 2025 में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस लाए गए हैं, बहुत सारे डिफेंस सेक्टर को मॉडर्न कर दिया गया है। इस इनिशिएटिव में क्या था कि हम लोग क्या करेंगे, डिफेंस सेक्टर में जो है एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है इसको इस पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? जल्दी से इसका भी आंसर बताएं। तो ये आपका सिक्किम में ये इंडिया का पहला, और सिक्किम में आपको पता है इंडिया की पहली ऑर्गेनिक स्टेट भी है, और फिशरीज क्लस्टर का भी पहला ऑर्गेनिक क्लस्टर सिक्किम में ही लॉन्च हो रहा है, हो चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक माइलस्टोन है, और यूनियन मिनिस्टर हमारे जो श्री राजीव रंजन सिंह जी हैं, इन्होंने ये लॉन्च करा है, जिसकी टोटल प्राइस हम बोलेंगे 50 करोड़ की लागत में, और ये गुवाहाटी, सिक्किम के गुवाहाटी में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, who will be awarded the 59th Janpith Award for his outstanding contribution to the Hindi literature? आज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये आप लोग नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक पे, या जहाँ पे भी आप लोग MCQs करते हो, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको लिख लिया करो, क्योंकि इसमें से बहुत चांसेस है आपको क्वेश्चंस रिपीट होने के। तो विनोद कुमार शुक्ला को ये अवार्ड दिया गया, 59th है इस बार का, ये आप याद रख लेना। ये 88 ईयर इनकी साल है, उम्र है, जो कि ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो बहुत सारी इन्होंने पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, नॉवेल्स भी लिखे हैं, जैसे कि दीवार में एक खिड़की रहती थी और नौकर की कमीज, ये सारे के सारे इनके नॉवेल्स हैं। और ये 12th हिंदी राइटर बने हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है हिंदी लिटरेचर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। Where was India's first vertical bifacial solar plant launched? सो ये आपका तमिलनाडु, गुजरात, न्यू दिल्ली या फिर केरला। तो ये इसका सही आंसर होगा न्यू दिल्ली में ये आपका लॉन्च हुआ है, इनॉग्रेशन इसकी हुई है। ठीक है, तो ये रहे हमारे करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस। आप लोगों ने अभी तक जो है कितना स्कोर इसमें अचीव करा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो जो भी बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, सबसे पहले तो आप लोग जाके सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे हमारे कंप्यूटर्स के।
तो वो भी आप लोगों ने जल्दी से आंसर बताना है। जस्ट अ सेकेंड, 10 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने तैयारी अच्छी नहीं की होगी तो आपको क्वेश्चन नहीं भी आ सकते हैं, तो ये ध्यान रखें, अच्छे से क्वेश्चंस देखें और फिर उसका आंसर करें। Which of the following is responsible for process scheduling in an operating system? कंपाइलर, कर्नल, शेल या फिर लोडर। तो अगर जितने भी प्रोसेस उनको शेड्यूल देना होगा कि किस टाइम पे कौन सा प्रोसेस होगा, तो ये आपका मेन काम किसका होता है? कर्नल का होता है। और कर्नल को हम बोल सकते हैं एक तरह का ये कोर कंपोनेंट होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। बहुत सारे जितने भी क्रिटिकल टास्क होते हैं, जैसे कि प्रोसेस शेड्यूलिंग हो गया, या फिर कौन सा जो प्रोसेस है जिसको रेडी क्यू से एग्जीक्यूट होना चाहिए किसी भी टाइम पे, जो भी उसका टाइम रहता है। और बहुत सारे दूसरे प्रोसेसेस भी होते हैं, जैसे कि कौन से प्रोसेस को कब मेमोरी एलोकेट करी जानी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई, ये सारा का सारा काम आपका कर्नल करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कर्नल जो है। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी शेड्यूलिंग होती है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो हो गए, रेडी क्यू, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप पढ़ के जाना है। कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। Next question. Which operating system uses the concept of time sharing to improve CPU utilization? तो जो टाइम शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारे जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, जैसे कि आपके लाइनेक्स हो गए, ये भी आपके यूज़ करते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा यूनिक्स। यूनिक्स ने मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग जो है ये इंट्रोड्यूस करा है ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्सेप्ट, जिससे क्या होगा कि जो हमारा सीपीयू है इसको हम एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम रैपिडली जितने भी प्रोसेसर होंगे उसमें हम ये सीपीयू यूटिलाइजेशन को स्विच कर सकते हैं मल्टीपल यूजर्स के बीच में या फिर प्रोसेसेस के बीच में। जैसे कि हम टाइम शेयरिंग के बारे में बात करें, यूनिक्स हो गया, इसके बाद आपका एक होता है मल्टिक्स, ये भी आपका इसकी एग्जांपल में आता है, और आपका दरमाउथ टाइम शेयरिंग सिस्टम डीटीएसएस। तो ये सब आपको पढ़ के जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यूनिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम? सो इसके ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसके बाद बैंकर्स एल्गोरिदम, राउंड रॉबिन, या फिर मल्टी लेवल क्यू। तो अगर आपको डेडलॉक जो है उसको अवॉइड करना हो, तो उसके लिए आपका बैंकर्स एलोकेशन ये इसको अवॉइड कर सकता है। ये एक तरह से क्या होता है, एक रिसोर्स एलोकेशन होता है, बैंकर एल्गोरिदम होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये यूज होता है, ये ध्यान रखता है कि हमारा जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में रहे, कोई डेडलॉक ना हो जाए। कैसे ये सेफ स्टेट में इसको रखता है? ये जितने भी रिक्वेस्ट आते हैं किसी भी रिसोर्स के लिए, जैसे कि किसी को प्रिंटर चाहिए होता है, मेमोरी चाहिए होती है, तो पहले वो क्या करता है कि उसको एनालाइज करता है रिक्वेस्ट को, उनको ये रिसोर्स प्रोवाइड करने से पहले। ठीक है, ताकि जो है डेडलॉक ना हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which memory management technique suffers from external fragmentation? बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट टेक्निक्स होते हैं जिसमें आपके आते हैं, इसमें से अगर हम देखें ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। इसके अलावा आपकी पार्टीशनिंग होगी, डायनेमिक पार्टीशनिंग होगी, कॉन्टेजियस एलोकेशन मेथड्स होते हैं, ये सब आपके एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से ये सफ़र होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो मेमोरीज के जो ब्लॉक होते हैं ये एलोकेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे होल्स बन जाते हैं जो कि फ्यूचर रिक्वेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जिससे वजह से ये इसमें सफ़र होते हैं। सेगमेंटेशन सफर्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बिकॉज मेमोरी इज एलोकेटेड इन वेरिएबल साइजेस। अलग अलग साइजेस में ये आपके मेमोरी को एलोकेट होता है, जिसकी वजह से सेगमेंटेशन में ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच फाइल एलोकेशन मैथड इज यूज्ड इन फैट फाइल एलोकेशन टेबल सिस्टम? आप लोगों को अगर अपना लेवल बढ़ाना हो तो अभी टफ क्वेश्चंस को भी आप लोग सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत सारे इजी क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है,
सो इसका सही आंसर होगा आपका लिंक्ड एलोकेशन मेथड जो है ये यूज करता है, आपका फैट में ये यूज होता है। तो फाइल एलोकेशन सिस्टम एक सिंगल फाइल एलोकेशन मेथड को यूज नहीं करता, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत सारे ऐसे मेथड्स को यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके होंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी को लेके। विच टाइप ऑफ malware encrypts file and demands payment for decryption? मालवेयर आपको पता ही है, जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम को ये थ्रेट कॉज करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, इसका सही आंसर होगा आपका रैंसमवेयर, ऑप्शन नंबर सी जो होगा। ये आपकी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है और फिर अगर आपको वो फाइल्स बैक चाहिए होंगी उसके लिए पेमेंट्स की डिमांड करता है, यानी कि फिरौती एक तरह से ये मांगता है, ठीक है, जिसको आप क्रिप्टो रैंसमवेयर भी बोलते हो और एनक्रिप्टिंग रैंसमवेयर भी इसको बोला जाता है। जिससे क्या होगा कि ये आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर लेते हैं, उसको इनएक्सेसिबल बना देते हैं, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपको एक्सेस करना हो तो ये फिरौती मांगते हैं, रैंसम मांगते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके फाइल्स हो गए, इनको लॉक्स कर देता है, फिर रैंसम मांगता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या है आपकी वाना क्राई अटैक जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which security principle ensures that only authorized users access resources? तो अगर जिसको ऑथराइज्ड यूजर, जिसके पास वो सिस्टम यूज करने की अथॉरिटी होती है, तो उसमें क्या आती है कि कॉन्फिडेंशियलिटी, ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि आपका डेटा जो है सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर ही ये डेटा को एक्सेस कर पाए। तो ये सारे के सारे इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, ये सब के बारे में पढ़ रहे ना, इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्रिप्टोग्राफी विच एल्गोरिदम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन? इसका सही आंसर होगा आपका AES। क्रिप्टोग्राफी में ये एग्जाम्पल है इसकी सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन की। AES की फुल फॉर्म पढ़ लेना, एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है, AES, जो कि आपके एक ही की को यूज करता है एनक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी। तो ये क्रिप्टोग्राफी में यूज होता है। नाइन्थ क्वेश्चन होगा कंप्यूटर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिशिंग अटैक? फिशिंग अटैक की इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है? यानी कि अगर आप स्पाईवेयर को सीक्रेटली इंस्टॉल करो, ये फिशिंग नहीं होती है। हाँ, अगर आप ईमेल्स जो है फेक ईमेल्स जो है सेंड करते हो ताकि किसी की आप लॉगिंग इन्फो को चुरा सको, ठीक है, तो उससे ये आपकी होती है एग्जांपल फिशिंग अटैक की। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ये क्या करता है कि आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, ये फेक ईमेल्स और वेबसाइट की द्वारा ये आपके कंप्यूटर सिस्टम से ये डिटेल्स ले लेते हैं, फिर बाद में वो यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड टू सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट? तो ये आज तक का सबसे इजी क्वेश्चन होगा, HTTPS, ठीक है। तो ये क्या क्या यूज करता है, SSL और TLS, ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये इसको यूज करके आपकी कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाता है ब्राउजर और सर्वर के बीच में। तो ये था आज का क्वेश्चन, जो टोटल मॉक टेस्ट में हमने टोटल 25 क्वेश्चन करे। तो अभी आज आपके जो कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चंस मैंने थोड़े से मॉडरेट लेवल रखे हुए थे, मॉडरेट थोड़े नहीं बोलूँगी, ज़्यादा ही बोलूँगी मैं, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन देखने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं अभी के। अगर पैटर्न देखो आप, इसके अकॉर्डिंगली ही मैं आपकी क्लासेस ला रही हूँ। बाकी आपको आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपने स्कोर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। GK विद शिवाली मैम। टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।